My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आप सभी लोग इसमें आवेदन कर रहे होंगे। अभी एक रिसेंट अपडेट है, वो भी है अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो प्री मैट्रिक अर्थात पूर्व दशम के कक्षाओं के विद्यार्थी हैं और साथ साथ दशमोत्तर अर्थात कक्षा 11-12 और उसके ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सेकेंड राउंड का टाइम टेबल आया है। द्वितीय चरण की समय सारणी निर्गत हुई है 7 नवंबर 2024 को। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो 7 नवंबर 2024 को द्वितीय चरण की समय सारणी सेकेंड राउंड टाइम टेबल आया है अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, उसके अंतर्गत आपको आवेदन करने के लिए जो समयावधि दी गई है वो क्या क्या है, और साथ ही में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो उस ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या क्या सावधानियां पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 7 नवंबर 2024 को शासनादेश जारी हुआ है उसके अनुसार जो द्वितीय चरण की समय सारणी है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए फॉर ओबीसी कैटेगरी के जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए समय सारणी है, अपडेटेड जो समय सारणी है वो क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आपकी स्क्रीन पर वो अपडेटेड समय सारणी आ गई है, वो शासनादेश आ गया है। यहाँ पे देखिए लखनऊ दिनांक 7/11/2024 को शासनादेश जारी हुआ है। प्रेषक संजय कुमार दुबे, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसका विषय क्या है, देखिए वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर मीन्स माइनॉरिटी के बच्चों को छोड़कर के अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति, पूर्व दशम से क्या अभिप्राय है, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी, साथ ही साथ दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या इतना दिनांक इतना संग्रह ग्रहण करने कष्ट के, जिसके द्वारा वित्तीय शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर के वितरण हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। और उसके अनुसार जो द्वितीय चरण की समय सारणी है वो निर्गत कर दी गई है। वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी। अब इस समय सारणी के अंतर्गत क्या होना है, सबसे पहले मास्टर डाटा सत्यापित तथा लाभ करने की जो कार्रवाई शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा की जानी है उसके लिए जो समयावधि है वह 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वह है 5 जनवरी 2025 तक की। इसके बाद आप देखिए प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय सब जो पोर्टल पे एफिलिएटिंग एजेंसी शैक्षणिक संस्थान जिला विद्यालय निरीक्षक एफिलिएटिंग एजेंसी विश्वविद्यालय स्तर तक जो है एक सत्यापन का जो समय सारणी है वो क्या है 5 जनवरी 2025 तक आपको कर देना है। उसका लास्ट डेट 5 जनवरी 2025 है। अब आगे देखिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन करने की जो अंतिम तिथि है वह क्या है 10 जनवरी 2025 तक है। अब आता है छात्रों के लिए, जो छात्रों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें समय सारणी देखना है वो है विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। अब इसमें देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 है तो विद्यार्थियों द्वारा पूर्व दशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्ड कॉपी शिक्षण संस्थान पर जमा कराया जाना विद्यार्थियों के द्वारा। इसके लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वह क्या है, कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 हेतु 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक, अर्थात जो अंतिम तिथि है आपके लिए वो क्या है 15 जनवरी 2025
2025 तक, 15 जनवरी 2025 तक आपको क्या करना है, अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना भी है। उसी समय में आपको फाइनल सबमिट भी करना है, प्रिंट आउट भी निकालना है, और प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह क्या है, 15 जनवरी 2025 तक है। चाहे पूर्व दसम के विद्यार्थी हो या दसमोत्तर के विद्यार्थी हो। अन्य दसमोत्तर कक्षा हो तो 21 नवंबर से ओपन होगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 9, 10 और 11, 12 के लिए 21 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, जबकि अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के हेतु विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय चरण है वह 21 नवंबर 2024 से ओपन हो रहा है। अंतिम तिथि दोनों की समान है। 15 जनवरी 2025 जो है 9, 10, 11, 12 के लिए भी है, 15 जनवरी 2025 जो है अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए भी है। तो इस डेट को दोनों लोग नोट कर लीजिए, चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, 9, 10, 11, 12 ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हो, आपको 15 जनवरी 2025 नोट करिए, 15 जनवरी 2025 तक। तो 15 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, इसकी पहले ही आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है, और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकाल करके अपने शिक्षण संस्थान में जमा कर देना है, समस्त अटैचमेंट के साथ, समस्त अभिलेखों के साथ। जो है आपको जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी 2025 है। इसलिए आप 15 जनवरी 2025 या अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, आप उसके पूर्व ही अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उसको फाइनल सबमिट करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें सिग्नेचर करते हुए समस्त डॉक्यूमेंट्स अभिलेखों को लगा करके अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में 15 जनवरी 2025 के पूर्व जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद की जो समय सारणी है वह है किसके लिए, शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना। जब विद्यार्थी 15 जनवरी 2025 तक जमा कर देगा तो उसको जो है आपका जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है वो अपने स्तर से उसको वेरीफाई करके उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो सत्यापित एवं अग्रसारित करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 18 जनवरी 2025 निर्धारित की गई। तो 18 जनवरी 2025 तक शिक्षण संस्थान जो है वो आपके आवेदन पत्र को, जो आपने जिसकी हार्ड कॉपी जमा कर दी होगी, उसको वेरीफाई करके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना। जो भी आपका अफिलिएटिंग एजेंसी है, विश्वविद्यालय है, बोर्ड है, उसके द्वारा जो रिजल्ट है वो 18 जनवरी 2025 तक अपलोड कर दिया जाएगा। राज्य एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी किया जाना 23 जनवरी 2025 तक है। संदेहास्पद या त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित करना है जो है वो 27 जनवरी 2025 तक है। ध्यान दीजिए, यदि आपका जो डेटा है वो संदेहास्पद श्रेणी में आता है या आपका फॉर्म संदेहास्पद श्रेणी में आता है तो उसको फिर से आपके लॉगिन पर ओपन होता है और उसको फिर से आपको सही करके फिर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, फाइल सबमिट करना पड़ता है, प्रिंट आउट निकालना पड़ता है और फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने संस्थान में जमा करना पड़ता है। तो उसके लिए जो अंतिम तिथि है वह क्या है, 27 जनवरी 2025 निर्धारित की गई। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्ड कॉपी तथा संबंधित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। पूरी प्रक्रिया होनी है, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड करना भी जो है वो 27 जनवरी 2025 के पूर्व है इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड डेटा या त्रुटिपूर्ण आवेदन के केस में। यदि त्रुटिपूर्ण आवेदन संदेहास्पद की श्रेणी में आपका आवेदन आता है तो आप उसको तुरंत जो है सही करिए, सही करते हुए उसका त्रुटियों को शुद्ध करिए और त्रुटियों को शुद्ध करते हुए फिर से हार्ड कॉपी निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने संस्थान में 27 जनवरी 2025 के पहले ही अनिवार्य रूप से जमा कर दें, क्योंकि 27 जनवरी 2025 जो है लास्ट डेट है आपके आवेदन पत्र को वेरीफाई करने के लिए, उसको फॉरवर्ड करने, फॉरवर्डिंग का भी लास्ट डेट है। शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किए गए आवेदन पत्रों से 5 छात्रों के आवेदन पुनः सत्यापित और अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र त्रुटिपूर्ण आवेदन को संस्था स्तर से निरस्त करने का। देखिए शिक्षण संस्थान स्तर से निरस्त करने का है वो क्या है, 1 फरवरी 2025 तक वो निरस्त कर सकते हैं। राज्य एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी 4 फरवरी 2025 तक है। जनपदीय छात्रवृत्ति समिति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरांत डाटा लॉक कराया जाना 18 फरवरी 2025 तक है और राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजन किया जाना 21 फरवरी 2025 तक है
और लास्ट में आता है निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण, अर्थात सब कुछ ये सही रहता है तो आपके अकाउंट में 25 फरवरी 2025 तक आपका जो स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट का अमाउंट है, धन है, वह आ जाएगा। तो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का धन आपके बैंक अकाउंट में 25 फरवरी 2025 तक आ जाएगा। ये सब कुछ सही रहता है। यह देखिए लिखा भी है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर पीएमएफएस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना। तो ध्यान दीजिए कि आपका जो स्कॉलरशिप का धन है, धनराशि है, वो आपके उसी बैंक खाते में जाएगा जो आपके आधार से लिंक होगा, आधार सीडेड होगा, एनपीसीआई मैप होगा। तो ये सब समय सारणी है, सेकंड राउंड की अपडेटेड समय सारणी है, द्वितीय चरण में जो आपके लिए जारी की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके, आप चाहे पूर्व दशम के विद्यार्थी हो या दसमोत्तर कक्षा के विद्यार्थी हो, आपके लिए यही समय सारणी है। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्यार्थियों के द्वारा जो फॉर्म भरना है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। वो क्या है? 15 जनवरी 2025। सभी कक्षाओं के लिए 15 जनवरी 2025 है। 15 जनवरी 2025 के पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन करके, सबमिट करके, अपने प्रिंट आउट निकाल करके उसको अपने शैक्षणिक संस्था में जमा करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या है कि जो नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना होता है। नवीनीकरण के विद्यार्थी या रिन्यूअल के विद्यार्थियों को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा पिछले कक्षा का परीक्षा फल व आपका जो नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर है उसको अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। बस रिन्यूअल में इतना ही करना है कि आपको जो है कब किस डेट में आपका वर्तमान कक्षा में एडमिशन हुआ, पिछले कक्षा का रिजल्ट क्या है और आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, नामांकन संख्या क्या है, उसको अपडेट करना है। फॉर्म भरते समय अन्य जो सावधानी है, पहला कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप जिस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी, उसी कैटेगरी का फॉर्म को सिलेक्ट करें, उसी कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरें। अपने संस्था, जब आप फॉर्म भरते हैं तो संस्था का चयन सही करना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रेश में है या रिन्यूअल में है, उसको सिलेक्ट करें। फ्रेश का मतलब, नवीन का मतलब होता है कि आप पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं, पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हैं। और नवीनीकरण वाले भी विद्यार्थी होते हैं जो पिछले वर्ष फॉर्म भरे थे और इस वर्ष जो है दोबारा उसको भरने जा रहे हैं। पिछले वर्ष आपने यदि ऑनलाइन आवेदन किया था, आपको स्कॉलरशिप मिला हो या न मिला हो, यदि ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप रिन्यूअल वाला फॉर्म भरेंगे। और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, या ऐसे विद्यार्थी जो पिछले वर्ष फॉर्म भरा ही नहीं था, वो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, वो सभी नवीन या फ्रेश में आते हैं। नेक्स्ट है संस्था विद्यालय के चयन, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो भरते समय जो है सारी संस्थाओं की सूची आती है, तो आप अपनी संस्था का ही चयन करें। यदि अन्य संस्था का चयन कर लेते हैं, अन्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का चयन कर लेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। साथ साथ अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम वही होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है, जो आपके आधार कार्ड में मैच करना चाहिए, और सारे डेटा डिजी लॉकर पे होना चाहिए। आधार संख्या को भी आप अनिवार्य रूप से चेक कर लेंगे, ये सारा डेटा डिजी लॉकर पे होना चाहिए। ऐसी छात्राएं जो शादी के उपरांत अपने पति के साथ रहती है, वे अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें। ऐसी बालिकाएं जिनकी शादी हो गई है, वे अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें, उसमें पति का नाम करा लें और एड्रेस करा लें, नया वाला एड्रेस। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो पिता के जीवित होने की दशा में आय प्रमाण पत्र पिता के नाम का लगाएंगे। यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी दशा में माता के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र ही संलग्न करना होगा। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य होगा जो उस छात्र की पढ़ाई में मदद कर रहा है। और विवाहित छात्राओं की दशा में आय प्रमाण पत्र सिर्फ और पति के नाम से जारी हुआ ही मान्य होगा, अर्थात यदि शादी हो गई तो उनके पति के नाम का बना हुआ आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा आय प्रमाण पत्र या तो पिता के नाम का, माता के नाम का, गार्जियन के नाम का या पति के नाम का ही बना होगा। विद्यार्थी के नाम का बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य जो सावधानियां हैं उसमें क्या है कि आय, जात, अधिवास या आवास प्रमाण पत्र जब आप उसका डिटेल्स डालते हैं तो उसमें सभी में प्रमाण पत्रों में एक आवेदन संख्या होता है, एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, उसको जारी करने की तिथि है, तो उसको अनिवार्य रूप से चेक कर ले। उसमें एक भी डिजिट का अंतर नहीं होना चाहिए। जो आपका बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट आप दे रहे हैं वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट डालते समय आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड अनिवार्य रूप से चेक कर लें।
और आधार से वो लिंक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ फीस रसीद का विवरण, जो फीस आप डालेंगे, फीस आप कंफर्म कर लीजिए अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से कि कौन सी फीस अमाउंट डालनी है, उसका पूरा विवरण आपका संस्थान आपको प्रोवाइड कर देता है। वही फीस डालना, उससे अधिक नहीं डालना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो है ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की जो द्वितीय समय सारणी निर्गत की गई उसके बारे में चर्चा किया। आप सभी लोगों